हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बॉटनी के सिलेबस का चैप्टर 7। सो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फेज ऑफ द मियोसिस वन। दिस इज प्रोफेज वन। ये जो प्रोफेज वन है, ये प्रोफेज वन जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। इन दिस 5 सब स्टेजेस जो पहली स्टेज है उस स्टेज को कहते हैं लैप्टोटीन। लैप्टोटीन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम थ्रेड की तरह दिखाई देंगे और थ्रेड के साथ दिखाई देने के साथ साथ एक यूनिक फीचर होता है द प्रेजेंस ऑफ दीज क्रोमोसोम, जो कि मेम्ब्रेन के पास किसी एक पॉइंट पर जुड़े होते हैं और ऊपर से फैले हुए होते हैं। तो एक तरह से ये डाइवर्जेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि एक तरफ एक पॉइंट पर कनेक्टेड है और दूसरी तरफ फैले हुए हैं। दीज आर लुक लाइक जस्ट अ बुके स्ट्रक्चर। ये एक बुके के स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते हैं। तो प्रोफेज के वन की इस सब स्टेज को, इस सब फेज को, लैप्टोटीन को बुके फेज भी कहते हैं। सेकंड फेज है जाइगोटीन। इस जाइगोटीन में जो चेंजेस होंगे, तो यहां पर हम इमेजेस में देख सकते हैं कि हमें यहां पर एक बाइवेलेंट स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का दिखाई दे रहा है। ये बाइवेलेंट स्ट्रक्चर जो बनता है वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्लोज आने पर और एक स्पेसिफिक स्पेशल टाइप का प्रोटीन जिसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को अटैच करके डायड स्ट्रक्चर से बाइवेलेंट स्ट्रक्चर जिसे टेट्राड भी कहते हैं उस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। इस टेट्राड स्ट्रक्चर में जो थर्ड फेज है दैट इज पैकाइटीन। इस पैकाइटीन में क्रोमोसोम्स जो कि बाइवेलेंट स्ट्रक्चर में है, इन क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड आर्म्स रिकॉम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंस होने के कारण अपनी आर्म्स में एक्सचेंज करती है और ये क्रोमेटिड आर्म्स का एक्सचेंज कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन विच फेज ऑफ द मियोसिस। तो मियोसिस के प्रोफेज वन के सब फेज पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर की इवेंट होती है। पैकाइटीन के बाद जो नेक्स्ट फेज है दैट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के लिए पहला वर्ड है कि दिस इज नोन एज द लॉन्गेस्ट प्रोफेज सबफेज। ये प्रोफेज की सबफेज का लॉन्गेस्ट फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स या सेल अप टू 6 मंथ तक भी रह सकती है। डिप्लोटीन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि लैम्ब्रुश क्रोमोसोम जो कि वर्टिब्रेट्स के एग सेल में प्रेजेंट होता है और ये जो लैम्ब्रुश स्ट्रक्चर है उन वर्टिब्रेट की एग सेल में डिप्लोटीन के स्टेज में अरेस्ट होने के कारण बनता है। तो इन दिस डिप्लोटीन जब ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगे, तो सेग्रीगेट होने के वक्त यहां पर एक क्रॉस स्ट्रक्चर बनेगा जिस क्रॉस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं कियाज्मेटा। So this chiasmata form in the diplotin phase of the prophase one। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कियाज्मेटा कब बनता है। तो कियाज्मेटा जो बनता है वो डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन के फेज में होता है। एट द लास्ट दैट स्टेज इज डाइकाइनेसिस। सो डाइकाइनेसिस जहां पर मीनिंग है कि जो कियाज्मेटा बना है यहां पर, इस कियाज्मेटा को ब्रेक करना। तो दिस कियाज्मेटा गेट ब्रेक ड्यूरिंग द डाइकाइनेसिस। दिस ऑल स्टेजेस दे आर कीप इनटू अ प्रोफेज वन। इसके पीछे कोई रीजन होगा कि सबको प्रोफेज वन ही क्यों कहा? बिकॉज प्रोफेज का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहां पर
जो पहला चेंजेस आएगा वो चेंजेस है न्यूक्लियर एनवलप के डिसअपियर या डिसॉल्व होने के साथ। जैसे ही न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होगा, यहां पर हम देखते हैं कि सेंट्रियोल्स जो है वो अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। सेंट्रियोल का अपोजिट पोल पर जाना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना, ये दोनों प्रोसेस इन पांचों सब स्टेजेस पर कंटिन्यूअस होती रहती है। इसलिए इन सारी स्टेजेस को हमने कलेक्टिवली प्रोफेज 1 में रखा है। सो इन द नेक्स्ट आफ्टर द प्रोफेज 1, जो कि प्रो मेटाफेज है, इस प्रो मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। तो अब समझते हैं क्रॉसिंग ओवर। जैसे कि हमने कहा काइटिन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इस क्रॉसिंग ओवर में जो स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, सो ये एक बाइवेलेंट स्ट्रक्चर है। इस बाइवेलेंट स्ट्रक्चर में आप दो चीजें देख सकते हैं कि एक जो क्रोमोसोम पर्पल कलर में दिख रहा है, दूसरा इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम जो इसी के पेयर को इंडिकेट करता है। पेयर कहने का मतलब हम जानते हैं कि ह्यूमन के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब हो गया कि हमारे पास 23 पेयर्स हैं। तो इस 23 पेयर में अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्रोमोसोम की, तो फर्स्ट क्रोमोसोम का एक और, जैसे हमारे शूज होते हैं राइट और लेफ्ट, तो दीज टू आर कॉल्ड अ पेयर। तो फर्स्ट क्रोमोसोम का एक और पेयर्ड क्रोमोसोम होगा। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में कहलाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। तो दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिन्होंने जाइगोटीन में ये व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं जो कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दीज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग द जाइगोटीन, और जाइगोटीन में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है, इसी कॉम्प्लेक्स में एक यूनिक एंजाइम जो प्रेजेंट होता है, जिसको मैं यहां इंडिकेट कर रहा हूं एक डॉट से, ये एंजाइम कहलाता है रिकॉम्बिनेज। क्या है? रिकॉम्बिनेज। ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल है इवेंट क्रॉसिंग ओवर के लिए। तो हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है। तो ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम जहां प्रेजेंट है, वहां पर ये क्रोमोसोम्स अपनी आर्म्स को, क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड अपनी आर्म्स को एक्सचेंज कर लेंगे। तो हम यहां देख रहे हैं कि किस तरह से क्रोमोसोम अपनी आर्म्स को एक्सचेंज कर चुके हैं। ये जो एक्सचेंज होता है, इस एक्सचेंज को ही क्रॉसिंग ओवर की इवेंट कहता है। दिस इवेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर विच लीड्स वेरिएशन, वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन दिखाई देता है, क्योंकि हमने पढ़ा माइटोसिस जिसमें आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनता है, बट इन मियोसिस देयर इज नॉन आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। मियोसिस की प्रोसेस में जिनका जेनेटिक कंटेंट सिमिलर नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। उस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल इवेंट है क्रॉसिंग ओवर। तो याद रखना कि वेरिएशन की प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल इवेंट थी वो है क्रॉसिंग ओवर। सो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, अब यहां पर हम स्टेज की बात कर रहे हैं प्रो मेटाफेज 1। इस मेटाफेज 1 में हम देख रहे हैं कि आर्म्स जो है एक्सचेंज हो गई है। अब मेटाफेज 1 में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि कंपैरेटिवली डिफरेंट है माइटोसिस से, माइटोसिस में एक क्रोमोसोम के दोनों काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट हुआ था, बट इन मियोसिस मेटाफेज 1 देयर only a single kinetochore of the chromosome get attached with the spindle fiber। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में से एक क्रोमोसोम के एक काइनेटोकोर पर अटैच हुआ है। तो हम यहां देख रहे हैं कि दूसरा अटैचमेंट दूसरे क्रोमोसोम के एक काइनेटोकोर पर अटैच हुआ है। ये अटैचमेंट, दिस इज मेकिंग अ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, जो कि मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि माइटोसिस में ये क्रोमोसोम के स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मियोसिस में ये क्रोमोसोम्स के पेयर को सेपरेट करने के लिए होता है। तो अब हम यहां देखें आगे किस तरीके से ये क्रोमोसोम पेयर सेपरेट होता है। So in this, the homologous pairs, they are arranged at the metaphasic plate. This is equatorial line. तो ये सेल के इक्वेटर पर अरेंज होंगे,
और सेल के इक्वेटर पर अरेंज होने के बाद यहां पर कई सारे इनके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, क्योंकि कई जगह पर क्रॉसिंग ओवर्स हो सकता है। उसमें से हम एक की बात करें तो ये स्टेज अब क्रोमोसोम्स के सेपरेशन, यहां दिख रहा है हमें दो क्रोमोसोम्स अलग अलग जा रहे हैं, क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं हुआ, यहां पर जो स्प्लिटिंग हुई है वो स्प्लिटिंग क्रोमोसोम पेयर की हुई है, क्रोमोसोम पेयर में से इंडिविजुअल क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुआ है। अब ये जो क्रोमोसोम है, तो हम यहां पर इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि एक जो क्रोमोसोम गया होमोलोगस पेयर में से, उसके पास होमोलोगस क्रोमोसोम के बी का कुछ पार्ट था और बी वाले क्रोमोसोम के पास होमोलोगस क्रोमोसोम ए का कुछ पार्ट है। यही पार्ट हमारे अंदर वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे या सेल्स बनेगी वो जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल होगी। तो अब ये जो क्रोमोसोम है ये सेपरेट हुए, तो सेपरेट होने वाली फेज एनाफेज 1 थी। तो इन एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 ऑफ द मियोसिस एक डिफरेंस है। एनाफेज 1 में जो है वो क्रोमोसोम पेयर सेपरेट हुआ, एनाफेज 2 में जो है वो क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स में सेपरेट हुआ, स्प्लिट हो गया। तो एनाफेज के बाद यहां पर टीलोफेज, टीलोफेज में हम देख रहे हैं इट इज नोन एज रिवर्स ऑफ द प्रोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, क्रोमोसोम कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे, क्रोमेटिन में ये पार्शियली डिसइंटीग्रेट होंगे और इसी के साथ यहां पर क्लीवेज फेरो के फॉर्मेशन से सेल डिवीजन हो जाएगा और दो डॉटर सेल बन जाएगी। ये दो डॉटर सेल जेनेटिकली हैप्लॉइड है, जो कि पेरेंट के सिमिलर नहीं है। इन दिस फेज दिस इज नोन एज इंटरकाइनेसिस। इस फेज जो कि दो डिवीजन के बीच की फेज है, जिसे इंटरकाइनेसिस कह रहे हैं, इस इंटरकाइनेसिस में जो इवेंट होगी वो इवेंट है पहली कि सेंट्रियोल्स जो है वो डुप्लीकेट होकर अपोजिट पोल पे जाएंगे। सो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स टेक प्लेस विच इज द इवेंट ऑफ एस फेज, जो कि एस फेज की एक इवेंट थी। मगर एस फेज की जो मेजर इवेंट थी, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज नॉट टेक प्लेस, यहां पर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस, क्योंकि माइटोसिस की हर इंटरफेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और वो इसी कारण से जेनेटिक स्टेबिलिटी बनाए रखता है। मगर मियोसिस में एक डिवीजन के बाद इंटरकाइनेसिस फेज डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता। तो प्रोफेज 2 की बात करें तो अब ये जो क्रोमोसोम है, अब ये क्रोमोसोम स्प्लिटिंग के लिए रेडी है। प्रोफेज 2 से ये शिफ्ट हो जाएंगे मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में फिर से एक मेटाफेजिक लाइन बनेगी। इस मेटाफेजिक लाइन पर अब सिंगल क्रोमोसोम, मेटाफेज 1 में क्या था, क्रोमोसोम पेयर अरेंज हुआ था, यहां पर मेटाफेज 2 में एक सिंगल क्रोमोसोम अरेंज होगा। ये सिंगल क्रोमोसोम एनाफेज की फेज में एक दूसरे के क्रोमेटिड आर्म्स को स्प्लिट करते हुए आगे की ओर चले जाएंगे। अब यहां दिख रहा है हमें कि क्रोमोसोम आर्म स्प्लिट्स हो गई, स्प्लिट्स होने के बाद ये नंबर ऑफ क्रोमेटिड सेपरेट हो गए और फाइनली टीलोफेज में नए न्यू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुए और साइटोकाइनेसिस 2 प्रोसेस में ये 4 गैमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो गए। तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जिसमें दो सक्सेसिव डिवीजन होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती है। सो दिस हैप्लॉइड सेल्स जो कि गैमेटिक सेल्स हैं, मेल में होगी तो ये मेटामॉर्फोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, फीमेल में ये एग के फॉर्म में ही रहेगा और ये दोनों गैमेट प्रोसेस आगे जाकर फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइज होने से जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो जो है एक न्यू वन में डेवलप होगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ reproduction. So meiosis is the basis for the reproductory process, जिसमें reproductory process के लिए required मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म होता है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि मियोसिस से जुड़े हुए हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अप्रोच मियोसिस की माइटोसिस से डिफरेंट होती है। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज in which the homologous chromosome separate while the
sister chromatid remain the associated at their centromere. तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मियोसिस में ऐसी कौन सी फेज है जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर सेपरेट होता है मगर क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं होता। तो हमें याद है ये फेज है एनाफेज 1 जहां पर होमोलोगस पेयर सेपरेट होता है, एनाफेज 2 जहां पर एक क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है। तो इसका आंसर होगा एनाफेज 1 जहां पर पेयर सेपरेट हो रहा है। मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम सिर्फ सेल की इक्वेटर लाइन पर अरेंज होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। If all the essential stage that take place during meiosis except, इनमें से कौन सी स्टेप है जो कि मियोसिस के लिए एसेंशियल है, एक्सेप्ट दिया है मतलब हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। टू सक्सेसिव डिवीजन विदाउट एनी डीएनए रिप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग देम, तो इट इज करेक्ट क्योंकि वहां पर डीएनए रिप्लिकेशन एक डिवीजन के बाद नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ कियास्मेटा एंड क्रॉसिंग ओवर, ये मियोसिस की एसेंशियल इवेंट है। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी मियोसिस का इंपॉर्टेंट इवेंट है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डॉटर सेल्स आफ्टर मियोसिस 2 रिड्यूस, तो मियोसिस 2 के बाद रिड्यूस नहीं होता, मियोसिस 1 के बाद रिड्यूस होता है टू हाफ, बट द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम। तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट है तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। माइटोसिस डिफर फ्रॉम द मियोसिस इज नॉट हैविंग, माइटोसिस जो कि मियोसिस से डिफर है किसके कारण, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, तो दोनों केसेस में डुप्लीकेशन होता है। प्रोफेज, इंटरफेज एंड सिनेप्सिस एंड द क्रॉसिंग ओवर, तो माइटोसिस की मियोसिस में सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर होता है बट माइटोसिस में ये दोनों नहीं होता, तो ओनली सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पर ये माइटोसिस मियोसिस से डिफर है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इन oocytes which of the following phase can last for month or year, oocyte में पाए जाने वाली या oocyte किस स्टेज में एक महीने से ज्यादा और एक साल तक रह सकता है, since it is the stage of chromosome decondensation engaged in RNA synthesis, तो ये डिवीजन की कौन सी फेज है, तो यहां पर हम पहले पढ़ेंगे oocytes जो कि किसी गैमेटिक सेल से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये डिवीजन किसी गैमेटिक सेल से है। फिर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे चारों ऑप्शन मियोसिस के प्रोफेज 1 से रिलेटेड है, तो अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेज में oocyte रह सकता है, तो वी नो दैट इन द प्रोफेज ऑफ द मियोसिस 1, प्रोफेज 1 डिप्लोटीन इज द लॉन्गेस्ट फेज। हमने यहाँ पर थ्योरी में पढ़ा है कि डिप्लोटीन जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिप्लोटीन, जिसमें लैम्ब-ब्रुश क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और ये कई महीनों कई सालों तक ऐसे ही रह सकता है। करेक्ट आंसर इज सेकंड। In the meiotic cell division, 56 daughter cells are produced by 2 successive division in which, अब meiotic division में 56 daughter cell produce हो रही है, so इसमें successive division कितने होंगे, तो यहां पर लिखा है first division is equational and second is equational, तो ये दोनों नहीं हो सकता। first division is reductional and second is equational, both divisions are reductional and both divisions are equational। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ें। In meiotic cell division 56 daughter cells are produced by 2 successive division in which, तो हमेशा जब भी meiotic है तो फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल और सेकंड डिवीजन जो है इक्वेशनली ही होगा, तो 56 सेल्स को फॉर्म करने के लिए पहली बार रिडक्शनल डिवीजन ही हुआ होगा, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। If the egg of the organism has 10 picogram of the DNA, अब यहां पर कंटेंट ऑफ डीएनए की बात की है कि 10 पिकोग्राम ऑफ डीएनए एक एग में है, एग का मतलब कि एक गैमेटिक सेल्स हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। Would be a diploid cell of same organism have in G2 phase of meiosis, अब ये पूछ रहे हैं कि अगर यही सेल G2 फेज में 2n कंडीशन की होती तो इसमें कितना डीएनए कंटेंट होता, तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे जिससे कि ये 2n कंडीशन का हो जाएगा, जो आंसर होगा वो है 20 पिकोग्राम। बट 20 पिकोग्राम ये G1 स्टेज का होगा, G2 स्टेज और G1 स्टेज में जो डिफरेंस है, क्रोमोसोम नंबर तो सेम होते हैं मगर कंटेंट जो है वो C से 2C हो जाता है, तो यहां पर हम 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 40 पिकोग्राम ऑफ द डीएनए। सो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो है 40 पिकोग्राम ऑफ द डीएनए
फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मिनिमम नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 व्हीट ग्रेन्स। अब यहां पर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 100 व्हीट ग्रेन्स को बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड होंगे? तो पहली बार हम यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर क्वेश्चन दिया व्हीट ग्रेन्स। तो व्हीट ग्रेन जबकि 100 बनाए गए हैं, इन 100 व्हीट ग्रेन्स को बनाने के लिए 100 मेल गैमेट्स और 100 फीमेल गैमेट्स ही रिक्वायर्ड होंगे, तब जाकर 100 व्हीट ग्रेन्स 2n टाइप के सीड्स बनेंगे। सो 100 मेल गैमेट्स को फॉर्म करने के लिए यहां पर जो डिवीजन होंगे वो 100 डिवाइड बाय 4, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक सेल से 4 गैमेट बनते हैं, तो यहां टोटल नंबर आएगा 25 मियोटिक डिवीजन। इन द फीमेल हमने पढ़ा है मेगा स्पोरोजेनेसिस में एक फीमेल मदर सेल, जिसको हम कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी से एक ही एग बनता है। तो यहां पर 100 मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 100 एग। तो टोटल यहां पर जो हमारे पास काउंट आया वो काउंट आया 100 मियोटिक डिवीजन फॉर द फीमेल एंड 25 मियोटिक डिवीजन फॉर द मेल। तो यहां पर जो सम होगा वो है 100 प्लस 25, तो टोटल आंसर होगा 125 इज द करेक्ट आंसर। तो इस ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन पे दिया 125, तो 125 इज द करेक्ट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जनरेशन आर रिक्वायर्ड बाय अ सेल ऑफ मेरिस्टेम प्रोड्यूस 128 सेल। तो मेरिस्टेम की सेल्स 2n टाइप की होती है। अब ये कह रहे हैं कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल से 128 सेल्स फॉर्म होने के लिए कितनी जनरेशन रिक्वायर्ड है। तो नंबर है जनरेशन का, तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक सिंपलेस्ट मेथड कि एक जनरेशन के बाद ये 1 से 2 हो जाएगी, फर्स्ट जनरेशन, इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। सेकंड जनरेशन के बाद ये 2 से 4 हो जाएगी, थर्ड जनरेशन के बाद ये 4 से 8 हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन के बाद ये 8 से 16 हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन के बाद ये 16 से 32 हो जाएगा, सिक्स्थ जनरेशन के बाद ये 64 नंबर ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेवेंथ जनरेशन के बाद ये टोटल 128 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहां पर इसे मार्क कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में जो है वो 7, जो कि फोर्थ ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच यूज करें तो हम यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर n, जहां पर n जनरेशन नंबर है और यहां पर हमारे पास नंबर आएगा 128। तो 128 सेल बनाने के लिए कितनी जनरेशन चले जाएगी? तो ये फॉर्मूला है, तो 2 की पावर n, अब 128 को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7। तो बेस इक्वल हो गए, तो इक्वेशन बनती है n इक्वल टू 7, तो टोटल नंबर ऑफ जनरेशन इज 7। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Now the question which is asked about the how many meiotic divisions are required to form 102 pollen grains। 102 pollen grain बनाने के लिए कितने meiotic division required होंगे? तो pollen grains जो कि मेल गैमेट है, pollen grain क्या है? मेल गैमेट्स। सो ये मेल गैमेट्स बनाने के लिए कितने डिवीजन होंगे? तो हमने पढ़ा कि 102 गैमेट्स बनाना है, जिसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 25.5। हम यहीं पर गलती कर देते हैं, हमने बस मैथमेटिकल टूल लगाया और आंसर देखा, और आंसर ऑप्शन में भी है। तो एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्होंने यहाँ पर आपको ऑप्शन ही ऐसा दिया है कि आपके कैलकुलेशन से वो ऑप्शन करेक्ट आएगा। बट हम ये याद रखें, कोई भी डिवीजन आधा डिवीजन नहीं होता, क्योंकि अगर 25 डिवीजन हो चुके हैं तो इसका मतलब कि 100 सेल बन चुकी है, तो आधा डिवीजन तो होगा नहीं। 26th डिवीजन में इंटर कर गई, इसीलिए यहां पर 102 सेल्स बनेगी। तो डिवीजन के जो नंबर होंगे वो 26 होंगे। तो इस पॉइंट को याद रखना, ये स्पेशली मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसे कंडीशन में जो आंसर्स बनेंगे वो राउंड फिगर में अप डायरेक्शन में होंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन 101 का भी होता, 103 का भी होता, तो ये सारे आंसर 26 नंबर ऑफ meiotic डिवीजन के कारण ही बनता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 26 डिवीजन।
क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रॉसिंग ओवर का मेन काम क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स, ये क्रॉसिंग ओवर करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। जीन रिकॉम्बिनेशन, यस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। डोमिनेंस ऑफ द जीन, ये भी क्रॉसिंग ओवर के कारण नहीं है। लिंकेज बिटवीन द जीन्स, ये भी क्रॉसिंग ओवर के कारण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जीन रिकॉम्बिनेशन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ड्यूरिंग विच फेज of cell cycle amount of DNA in cell remain at 4C level if the initial amount of DNA is denoted as 2C। तो कौन सी स्टेज में है? तो G0 और G1 यहाँ पर 2C कंटेंट ही होगा अगर इनिशियल 2C दिया है। G1 और S यहाँ पर 2C और 4C कंटेंट होगा, तो ये इसका आंसर नहीं है। ओनली G2, तो यहाँ पर कंटेंट 4C होगा। G2 और M फेज, क्योंकि M फेज में तो डिवीजन हो जाएगा, तो G2 फेज में 4C होगा और M फेज में 2C रह जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स 4C लेवल, जो 4C पर है, तो 4C पे आंसर है थर्ड ऑप्शन, ओनली G2 फेज में ही अमाउंट ऑफ डीएनए 4C होगा, तो आंसर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। ये AIPMT 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें मैच द कॉलम करना है, जो कि स्टेजेस और उनके फीचर्स के बारे में दिया गया है। सिनेप्सिस अलाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में सिनेप्सिस कब होता है? तो यहां पर सिनेप्सिस बनेगा जाइगोटीन फेज में। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये सिंथेसिस आरएनए और प्रोटीन टेक प्लेस होता है, तो स्पेशली ये पूछा गया है। तो यहां पर G2 फेज यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, ये एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज पेचाइटिन फेज में कवर होता है। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट, तो यहां पर ये कंफ्यूज करने के लिए एनाफेज 2 और एनाफेज 1 दिया है। ये कहना चाह रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसमें सेपरेट हुआ, तो फोर्थ ऑप्शन के लिए जो करेक्ट कॉलम 2 का ऑप्शन है वो भी 4 ही है। तो हमारे जो ऑप्शन बने थे वो था ए का जो है वो सेकंड 3 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। बी का जो है, बी ऑप्शन जिसका हमने थर्ड लिया था, तो थर्ड यहां पर भी है और थर्ड ऑप्शन में भी है, तो सेकंड भी कट हो गया। हम एलिमिनेट कर रहे हैं धीरे धीरे। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, इसका आंसर 5 है, तो ये यहां पर है। ऑप्शन 1 भी अब यहां से हमने रिमूव कर दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर बचा ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल्स। तो माइटोसिस इन सोमेटिक सेल्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? सिनेप्सिस, ये माइटोसिस में नहीं होता। स्पिंडल फाइबर्स, यस ये होता है। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये भी होता है। क्रोमोसोम मूवमेंट, ये भी होता है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो है सिनेप्सिस, जो कि माइटोसिस में नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर 1। सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इज, तो ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस जो है एस फेज में होता है, ये एस फेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैच द स्टेज ऑफ मियोसिस ऑफ कॉलम 1 विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 के फीचर्स को हमें अरेंज करना है। पेचाइटिन, तो पेचाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, तो ए का थर्ड होगा। मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, ये। और ऑप्शन 1 पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सो यहां पर जो होता है क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, जो कि मेटाफेज 1 का इंपॉर्टेंट फीचर है। डायकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा एंड जाइगोटीन, जिसका इंपॉर्टेंट फीचर है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहां पर हमारा सीक्वेंस बन रहा है 3 4 2 1। सो हम यहां देखेंगे 3 4 2 1 पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। A belongs to 3, B belongs to 4, C belongs to 2 and D belongs to 1. So correct option is 1. End of the day.